brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आज के शो में देखिए माली में सोना खूनी कैसे हो गया, क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय हो चुकी है और युद्धबंदियों को ले जा रहे प्लेन को किसने उड़ा दिया। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले कहानी माली की। शुरुआत एक सवाल से, दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में फिलहाल एलन मस्क टॉप पर हैं। इस सवाल को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, इतिहास में अब तक का सबसे अमीर इंसान कौन हुआ है। इतिहासकार आपको एक नाम बताएंगे, मंसा मूसा। मूसा कहाँ के राजा थे? माली के। वही माली जो इस वक्त राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लेकिन मूसा के दौर में यह इलाका अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ताकतवर था और इसकी वजह थी गोल्ड यानी सोना, और थोड़ा बहुत नहीं, अथाह सोना। मूसा से जुड़ा एक किस्सा खूब मशहूर है। साल 1324 की बात है। मूसा हज करने के लिए रवाना हुए। हजारों का काफिला साथ में था। सबने रेशम का लिबास पहना था। सैकड़ों की संख्या में ऊंट और घोड़े और इनकी पीठ पर लगभग 18 टन सोना लदा। मूसा पूरे रास्ते में सोना बांटते गए। जब वो इजिप्ट पहुंचे तो काहिरा में इतना सोना बटा कि वहां महंगाई चरम पर पहुंच गई, क्योंकि मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया था। आज आपको मूसा की कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मूसा के देश में सोने की खदान ढहने से 73 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक पहले धमाके की आवाज सुनाई पड़ी, फिर जोर से धरती हिली और खदान ढहने लगी। हादसे के वक्त अंदर 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हाथ, कुदाल या छोटी मोटी मशीन के सहारे सोना निकाल रहे थे, और किसी कंपनी के लिए नहीं। इस तरह की खानों को कोई एक व्यक्ति या परिवार या फिर कोई क्रिमिनल गैंग ऑपरेट करता है, जिसमें मजदूरों को बेसिक सिक्योरिटी भी नहीं मिलती। इस प्रोसेस को आर्टिसनल माइनिंग कहते हैं। अफ्रीका के देशों में ये लोगों की आजीविका का एक बड़ा साधन है, माली में भी। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि माली में सोने की रेस शुरू कैसे हुई। यहाँ सोने का खनन सदियों से होता आ रहा है। प्राचीन काल में राजा इसकी वजह से मालामाल रहे, ताकतवर भी। 18वीं सदी तक माली पर कबीलों का शासन रहा। 19वीं सदी में फ्रांस की नजर पड़ी। 1898 में उसने माली को अपना उपनिवेश कॉलोनी बना लिया। फ्रांस का फोकस साम्राज्य विस्तार पर रहा। उनके समय में सोना बैकस्टेज में चला गया। फिर 1960 में माली को आज़ादी मिली, पर वो दौर कोल्ड वॉर का था, महाशक्तियों की रेस अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। माली के पहले दोनों राष्ट्रपति सोवियत संघ के करीबी थे। पहले मोदिबो कीता, 1968 में उनका तख्ता पलट हुआ तो कीता की जगह आए मूसा तरोर, और कीता उनकी जेल में मौत हो गई। अब ये जो दो राष्ट्रपति थे, मूसा तरोर, इन दोनों का ही फोकस सोने के खनन पर रहा और इसमें उन्हें सोवियत संघ की मदद मिली। माना जाता है कि माली में आधिकारिक तौर पर सोने का खनन सोवियत संघ के प्रयासों से ही शुरू हुआ, पर एक दिक्कत थी। खदान से निकले सोने को फिल्टर करने की जरूरत थी और इसके लिए सोवियत संघ ने अपने यहाँ फिल्टर प्लांट बनाया। 1984 में इस पर काम शुरू हुआ, पर मियाद जल्द खत्म हो गई, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और उसी बरस मूसा तरोर को भी कुर्सी से उतार दिया गया। हालांकि तब तक सोने की चमक तेज हो चुकी थी। पूरी दुनिया में इस धातु के दाम बढ़ने लगे थे। माली के पास कोई दूसरा कीमती संसाधन था भी नहीं, तो उसका ध्यान वापस से अपने इस प्राकृतिक स्रोत पर गया। 1999 में सोना माली से होने वाले निर्यात में पहले नंबर पर पहुंच गया। तब से कोई अंतर नहीं आया है। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में माली के कुल निर्यात का 80% सिर्फ सोना था। मुल्क ने 2022 में लगभग 73,000 किलो सोने का उत्पादन किया। इसमें से 6,000 किलो सोना आर्टिसनल माइनर्स ने निकाला। लाखों लोगों ने यह काम किया और माली इसका सिर्फ एक उदाहरण है। यह परंपरा वेस्ट अफ्रीकी महाद्वीप में तेजी से बढ़ रही है। अब माली में आर्टिसनल माइनिंग के बढ़ने की वजह क्या है? पहली वजह सतही खदानें। माली में सोना ढूंढने के लिए, ऐसा नाम से जाहिर है, बहुत गहराई तक नहीं जाना पड़ता। अमूमन सतह पर ही सोना मिल जाता है। दूसरी वजह गरीबी और बेरोजगारी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मुताबिक देश में तकरीबन 800 टन सोने का भंडार है। जिन विदेशी कंपनियों के पास कंट्रोल है वे सबको रोजगार नहीं दे पा रही। 300 से 350 खदानें हैं, जिसमें लगभग 4 लाख कर्मचारी काम करते हैं, पर सोने पर आश्रित लोगों की संख्या 20 लाख से ज्यादा है। तीसरी वजह अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता। यहाँ लंबे समय से इस्लामिक आतंकवाद का राज रहा। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ने अपना बेस बनाया। आतंकी गुटों के लिए सोने का खनन कमाई का आसान और टिकाऊ जरिया बना है। इसका असर क्या पड़ा? पहला, माली सोने की अवैध तस्करी का अड्डा बनकर उभरा। आर्टिसनल माइनर्स खुद से सोना बेच नहीं पाते, बिचौलियों का सहारा लेते हैं।
बिचौलिए कम से कम पैसे में खरीदते हैं और अवैध रास्ते से रूस, यूएई और भारत तक भेजते हैं। फिर वहां से सोना वाइट होकर दुनिया में सप्लाई होता है। दूसरी वजह, खदानों पर से सरकार का कंट्रोल घट रहा है। विदेशी कंपनियां मर्जी से सोना निकालती हैं, एक हिस्सा माली सरकार को मिलता है, पर बड़ा मुनाफा कंपनियां खुद कमाती हैं। माली सरकार ने लोकल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 20 से बढ़ाकर 35% की, लेकिन स्थानीय कंपनियों के पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। तीसरी वजह, बाल मजदूरी। माली की सोने की खदानों में कितने बाल मजदूर हैं, इसका स्पष्ट आंकड़ा नहीं मिलता। 2011 में आई ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में बताया गया था कि कम से कम 20,000 बच्चे इन खदानों में काम कर रहे हैं। ये संख्या समय के साथ बढ़ी है। 24 जनवरी को माली में जो हुआ वो वेस्ट अफ्रीका के रूटीन का हिस्सा बन चुका है। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हाल फिलहाल में इस पर लगाम की गुंजाइश नगण्य लग रही है। माली का चैप्टर यहीं रोकते हैं, अब चलते हैं रूस यूक्रेन जंग की तरफ। 24 जनवरी को रूस के बेलग्रोद में एक प्लेन पर हमला हुआ। मिनट के अंदर प्लेन आग के गोले में बदल गया। रूस ने दावा किया हमला यूक्रेन ने किया है। 65 यूक्रेनी युद्धबंदी और 9 क्रू मेंबर थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GUR ने कहा हम पहले से कोई जानकारी हमें नहीं दी गई थी, ये भी नहीं बताया गया कि सेफ एयर स्पेस मुहैया कराना है। माना गया कि यूक्रेन ने प्लेन गिराने की बात इसको स्वीकारोक्त की तरह लिया गया और फिर व्याख्या हुई। हालांकि उसने ये पुष्टि नहीं की कि प्लेन में कितने लोग थे। शाम होते होते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान आया। बोले रूस युद्धबंदियों की जान के साथ खेल रहा है, इस मामले की जांच इंटरनेशनल कम्युनिटी को करनी चाहिए। रूस क्या बोला, हादसे के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया, निंदा की और कहा अगर ज़ेलेंस्की इंटरनेशनल इंक्वायरी चाहते हैं तो ये जरूर होनी चाहिए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक रूस ने अपने दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया है। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे हम आपको बताते रहेंगे। अब तीसरे चैप्टर का रुख करते हैं, अमेरिका का रुख करते हैं। नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर साफ होने लगी। दोनों मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार लगभग तय हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 23 जनवरी को ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर स्टेट का प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया, उनकी लगातार दूसरी जीत। इससे पहले आयोवा स्टेट में कॉकसेस के विजेता बने थे। प्राइमरी इलेक्शन और कॉकस में एक बेसिक अंतर है। प्राइमरी इलेक्शन राज्य सरकारें करवाती है, जबकि कॉकस का जिम्मा पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य, वे अपने हिसाब से सिस्टम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अमेरिका के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस कैंडिडेट ने प्राइमरी स्टेज में शुरुआती 2 स्टेट जीते हो वो फाइनल इलेक्शन तक ना पहुंचा हो। ट्रंप की बढ़त सिर्फ परंपरा तक सीमित नहीं है, लोकप्रियता में भी वो सबसे आगे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी की रेस में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी थे, फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डिसेंटिस थे। दोनों अपना नाम ट्रंप के हक में वापस ले चुके हैं। इसके बावजूद ट्रंप की चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई। भारतीय मूल की एक और उम्मीदवार निकी हेली ने लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि उनके फाइनल राउंड तक पहुंचने के आसार बहुत कम हैं। रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप को मशाल सौंपने का लगभग मूड बना चुकी है, जिसकी झलक न्यू हैम्पशायर में भी दिखी। ये स्टेट आमतौर पर उदार माना जाता है। प्री पोल सर्वे के मुताबिक लगभग आधे वोटर्स ट्रंप के वादों पर भरोसा नहीं करते। इसके बावजूद वो यहाँ आसानी से जीते। न्यू हैम्पशायर में 23 जनवरी को डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन भी था, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत मिली। हालांकि उन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया था और ना ही कैंपेनिंग की थी, फिर भी वोटर्स ने बैलेट पेपर पर उनका नाम लिखा। ये जीत सांकेतिक है, मगर इसने बाइडेन की उम्मीदवारी को पुख्ता कर दिया है। सब ठीक रहा तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर 2024 को वोटिंग होगी। जिस तरह के शुरुआती रुझान है, ट्रंप बनाम बाइडेन की संभावना बढ़ गई है और बाइडेन की तुलना में फिलहाल ट्रंप की लोकप्रियता ज्यादा है। ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं कि अगर ये हुआ तो 4 बरस के अंतराल के बाद वापसी करने वाले वे दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे। पहले थे ग्रोवर क्लीवलैंड, उनका पहला कार्यकाल 1885 से 1889 तक था, फिर हारे 1893 में उनकी वापसी हुई। आप समझिए 125 साल से ज्यादा का अंतर है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप की वापसी का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। यूक्रेन पर ट्रंप ने कई बार कहा राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे और इसका तरीका यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक दी जाएगी। ट्रंप अपने कार्यकाल में एक बार ऐसा कर भी चुके हैं, हालांकि तब रूस का हमला नहीं हुआ था। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। सपोर्ट रुका तो यूक्रेन को झुकना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में रूस आसानी से शर्तें मनवा सकता है। यूरोप पर उनकी नीति, यूक्रेन में रूस के दबदबे का मतलब होगा वेस्टर्न ब्लॉक को खतरा। यूक्रेन की सीमा रोमानिया, हंगरी, स्लोवेकिया और पोलैंड जैसे देशों से मिलती है। चारों नेटो के मेंबर हैं। नेटो देश आपसी सुरक्षा का वादा करते हैं। यूक्रेन पर कब्जे के बाद यूरोप में वर्चस्व की लड़ाई रूस के लिए ऐसे में आसान हो जाएगी। नेटो पर स्टैंड, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ट्रंप ने नेटो से निकलने का संकेत दिया और कहा कि ये फालतू है, हम इसको छोड़ देंगे, कोई पैसा नहीं देंगे। हालांकि बने रहे बयान के बाद यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद नेटो की अहमियत बढ़ी है, पर ट्रंप की नाराजगी में फर्क नहीं आया है। हमने इस स्थिति को और विस्तार से समझने के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के चेयरमैन चिंतामणि महापात्रा से बात की और पूछा ट्रंप की वापसी का यूक्रेन की जंग
नेटो के भविष्य और वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर हो सकता है? अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा यूक्रेन वॉर पे और नेटो पे। और यूक्रेन वॉर होने से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप में प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने क्वेश्चन किया था ये नेटो क्या आज के दिन में रेलेवेंट है। तो पूरी दुनिया में ये एक हलचल मचा दिया था और नेटो मेंबर्स भी काफी परेशान थे। उसके बाद उन्होंने नेटो से विथड्रॉ तो नहीं किया, मगर नेटो में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको बोला कि आप अपना अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए। नेटो में अमेरिका का प्रभुत्व रहता है, तो अमेरिका वहाँ डोमिनेट करके जो भी पॉलिसी अपनाता है बाकी दूसरों को बोलता है तुम भी ये अपनाओ। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाएगा, उनको पैसा चाहिए। अगर ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया तो उनका सोशल इश्यूज पे, एजुकेशन, हेल्थ केयर में जो बजट होता है वो भी कम हो जाएगा। तो सब काफ़ी सारे नेटो मेंबर कंट्रीज परेशान थे। तो और कोई कुछ कुछ देश हैं उन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा भी दिया था। डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन के दौरे में ये दावे किए हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट बने रहते तो यूक्रेन वॉर होता ही नहीं। और फिर भी ये कहा है कि अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, यूक्रेन वॉर को समाप्त करवा देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, नेटो कंट्रीज के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो काफी परेशान हैं और एंक्ससली ईगरली वॉच कर रहे हैं कि अमेरिका में क्या होने वाला है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, नेटो तो खत्म नहीं होगा, नेटो कंटिन्यू करेगा। मगर नेटो के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है कि यूक्रेन वॉर को फिर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के काफी सारे मेंबर्स अभी भी हैं जो कि यूक्रेन वॉर को कंटिन्यू करना नहीं चाहते। अमेरिका इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर चुका है, उनका भी अपना आर्थिक स्थिति इतना भी अच्छा नहीं है जो कि अदरवाइज हो सकता था। तो सबसे ज्यादा सरदर्द तो जेलेंस्की को होगा। ट्रंप ने प्राइमरी फेज में 2 स्टेट जीते हैं, उम्मीदवारी लगभग तय है। हालांकि इस समय उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे भी चल रहे हैं, कई में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगर किसी में जेल जाना पड़ा तब क्या होगा? क्या सजा याफ्ता ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दो तीन केस या एक केस में फंस के उनको अगर जेल का टर्म हो गया, वो जेल जाएंगे, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन लॉ के मुताबिक वो फिर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मगर प्रश्न ये है कि अगर इलेक्शन जीत गए तो जेल से वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे। इसके बारे में ना पहले कोई सोचा था, ना अभी भी सोच पा रहा है। तो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अमेरिका में बढ़ जाएगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा अभी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी काम किए जब प्रेसिडेंट थे, उनके पास लीगल इम्यूनिटी है कि नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोर्ट में खींच कर अगर कोई लेके जा रहा है, तो उनको इम्यूनिटी कोर्ट देगा या नहीं देगा, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। और उनका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट के हिसाब से तो एक दो स्टेट जो हैं उनको तो अपना बैलेट से ही उनका नाम निकाल दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर रहे हैं कि जल्दी से इसके बारे में बता दें कि मेरे पास लीगल इम्यूनिटी है। और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अभी मेंबर हैं, कंजर्वेटिव मेंबर्स का मेजोरिटी है, उनमें 3 मेंबर को तो डोनाल्ड ट्रंप खुद अपॉइंट किए हैं। तो कोर्ट में भी थोड़ा पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट इसको कब डिसाइड करेगा इसका कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग स्लो ऑन दिस। तो पहले बात यह है कि अगर कोर्ट ने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को पनिशमेंट दिया जा सकता है और उनका नाम बैलेट से हट सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे भी हो सकता है कि इलेक्शन लड़ भी ना पाए। मगर उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया कि नहीं, उनके पास लीगल इम्यूनिटी है, मगर उनके पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस आते हैं, तो वहां अगर उनका कन्विक्शन हो जाए और जेल टर्म भी हो जाए, तो अमेरिका में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हर जगह देखने को मिलेगा। अभी कोई इसके बारे में बातचीत करना भी नहीं चाहता। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप का पहला कार्यकाल भारत के लिए कैसा रहा और अगर वापसी हुई तो भारत अमेरिकी संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा प्रेसिडेंट थे, वो कोई भी देश को 100% अपने साथ लेके नहीं चलते थे। सबका उनका क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। एक बिजनेस लीडर्स की जो सोच है उसी के हिसाब से उन्होंने सोचा कि पूरा ग्लोबल ऑर्डर को चलाएंगे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी डिस्ट्रप्शंस हुए,
वो डोनाल्ड ट्रंप का अपना पर्सनैलिटी की वजह से हुआ। तो इसीलिए बहुत सारे देश अभी सोच रहे हैं कि अगर दोबारा ये पावर में आ जाएंगे तो क्या होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और नरेंद्र मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका गए, सब लोग ये सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो किसी को भी कहीं भी कैसे भी इंसल्ट कर देता है, तो अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करेगा तो क्या होगा। मगर प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी के हिसाब से जो अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, एक काफी एक पॉजिटिव इंटरेक्शन था। उनका बॉडी लैंग्वेज भी और उनका जो केमिस्ट्री है काफी अच्छा था। और इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप थे, उसमें कई सारे डिफरेंसेस भी थे। वो टैरिफ को लेके और इंडियन मार्केट को दोबारा फिर खोलने के लिए और इंडियन बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए काफी सारे केसेस में डिफरेंसेस थे। मगर ओवरऑल देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा टफ रहा। और चाइना के साथ एक शीत युद्ध छेड़ दिए थे उन लोग, टैरिफ वॉर, जो कि अभी भी चल रहा है जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और पाकिस्तान के साथ भी उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। तो अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो इंडिया और अमेरिका का जो संबंध में वो काफी एक स्टेबिलिटी आया। और जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए, तब भी उनके पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो तो बहुत खुश थे इंडिया आके। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उनका एक स्वागत किया था, बड़े से स्टेडियम में उनका स्वागत हुआ था, वहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप भाषण दिए थे वो भारत के बारे में काफी बढ़िया बढ़िया चीज वक्तव्य में कहे थे। और लग रहा था जैसे अगर वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएं तो इंडिया और भारत भारत और अमेरिका के भी जो संबंध है वो और स्ट्रांग होंगे। मगर अभी दोबारा अगर वो प्रेसिडेंट बन गए, इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप क्या होगा कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक मर्क्यूरियल पर्सनालिटी है वो। फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो फंडामेंटल रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें एक कंसेंसस है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में है कि भारत के साथ संबंध को आगे बढ़ाना अमेरिका के हित में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक में जो क्वाड को डोनाल्ड ट्रंप ने रिवाइव किया था, वो क्वाड की वजह से अमेरिका और इंडिया के संबंध काफी अच्छे हो गए थे, वो आगे बढ़ेगा। मगर आर्थिक स्थिति पे शायद डिफरेंसेस और भी बढ़ सकता है। तो मैं इसको एक मिक्स्ड रिएक्शन में दूंगा कि कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे, डिफिकल्टीज भी होगा, मगर फंडामेंटल लेवल पे दोनों देशों में संबंध स्ट्रांग ही रहेगा। अमेरिका के चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़े हर अपडेट आपको ललन टॉप पर मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुभ रात्रि।